अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर। सबसे पहले तो हसनत भाई आपको वेलकम। आप हमारे चैनल के पहले गेस्ट हैं। ठीक है। और थैंक यू। दूसरे नंबर पे आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपके एफएससी में, आ, मैट्रिक में और ई कैट में कितने थे और अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनात अमान हूँ। मेरे मैट्रिक में 1066, एफएससी में 1040 और ई कैट में 329 थे। और इस वक्त मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नास से, इस्लामाबाद से। सही हो गया। अच्छा, आपने बताया कि आप नस्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने एनईटी भी दिया होगा, जाहिर है। तो जी। एनईटी आपने एक दिया था या तीनों दिए थे? एनईटी मैंने पहला और तीसरा दिया था, मैंने दूसरा नहीं दिया था क्योंकि उन दिनों में पेपर्स करीब थे, तो मैंने कहा ज़्यादा ध्यान में पेपर्स की तरफ दूँ जी। बजाय इसके, क्योंकि एनईटी वन में भी मेरे माकूल मार्क्स आ गए थे, तो मैंने कहा फिर अब ज़्यादा ध्यान में अपने एफएससी की तरफ देता हूँ, तो इस वजह से मैंने दूसरा नहीं दिया था पर एनईटी थ्री दिया था। ठीक है, ये बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं ना ज़्यादातर, क्योंकि एनईटी टू आता ही इन दिनों में है कि बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बच्चे फिर क्वेश्चन पूछते हैं हम्म। कि हम टेस्ट को तैयारी करें या बोर्ड को लेके चलें। तो इसके बारे में आप अ, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि अगर आप टेस्ट दे सकते हो तो टेस्ट जरूर दो। चाहे आपको मतलब एनईटी वन और टू में कम ही बच्चे हैं जिनके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, उनका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। वन और टू में आपके देने से एक फायदा ये होगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा पेपर किस टाइप का आता है, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस टाइम मैनेज करना है किस तरह करना है। आप एक मरतबा दो के जाहिर है, आप पहली मरतबा एक टेस्ट देते हो, दूसरी मरतबा देते हो, वक्त के साथ साथ आप में इंप्रूवमेंट आती रहती है। तो अगर आप पहला और दूसरा दोगे ना, चाहे आपका एडमिशन ना हो, मार्क्स कम है, चाहे आप तैयारी भी ना करो उसके लिए, ठीक है, आप अपनी एफएससी की तरफ ध्यान दो। लेकिन टेस्ट अगर आप दे सकते हो तो जरूर दो, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा और आपके एनईटी थ्री के लिए जो आपका फिर ज्यादा चांस है जिसमें सिलेक्शन का, उसमें आप ज्यादा प्रिपेयर्ड होगे। सही। अच्छा, ये एक जनरल परसेप्शन है बच्चों के जहन में कि जो एनईटी वन और टू है ना, ये बहुत आसान आता है और एनईटी थ्री मुश्किल आता है। तो नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, कभी पेपर बहुत आसान हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल हो सकता है। इस तरह का ये नहीं है कि एनटी वन आसान होगा या थ्री मुश्किल होगा या थ्री आसान होगा टू मुश्किल होगा, इस तरह की कोई वो नहीं है। ये है कि मतलब ऐसा होता है कि मतलब डिफिकल्टी लेवल आगे पीछे होता रहता है, किसी ने सुबह कर दिया, किसी ने अगले दिन दिया, डिफिकल्टी लेवल आगे पीछे होते रहते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक। ऐसा नहीं है कि मतलब ये वाला पेपर मुश्किल बनाना है, ये वाला आसान बनाना है, इस तरह का कुछ नहीं होता। हो सकता है आपका नेटी वन मुश्किल आ जाए, नेटी थ्री आसान आ जाए, जी बिल्कुल। डजंट मैटर। यानी कि ये कोई जर्नल रूल नहीं है कि एनईटी वन आसान होगा नहीं, और थ्री मुश्किल होगा। नहीं, नहीं, ठीक। ये ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो बच्चों का एक डाउट क्लियर हो गया ना। तो दूसरी बात ये है कि बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तीनों एनईटीज देने ज़रूरी हैं या हम एक भी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों नहीं, को जरूरी नहीं है। फीस का भी इशू होता है ना, जाहिर हम्म। है 3,000 फीस है, तो हाँ, वो इतने बिल्कुल, नहीं दे सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप दे सकते हो तो दे दो, अदरवाइज आप एक भी दे दो कि आपकी तैयारी अगर पूरी है, आपका उस एक पे भी एडमिशन हो सकता है। मैंने दूसरा नहीं दिया था। जी बिल्कुल। एनईटी के लिए टाइम मैनेजमेंट के कुछ खास तरीके हैं या जो बाकी टेस्ट में होते हैं वही हैं? क्योंकि नस्ट के टेस्ट में हाँ। एक एमसीक्यू के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम होता है, तो हम्म। इसीलिए। हाँ, तो ये है टाइम मैनेजमेंट का ना, मतलब सबसे ज्यादा अगर एक मिनट अगर देखा जाए, जो एमसीक्यू जिनमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, जिनमें सिर्फ स्टेटमेंट होती है, उसके उन एमसीक्यूज के लिए एक मिनट तो बहुत ज्यादा है। सही है, तो आप ऐसा करो कि आप अपना टाइम इस तरह से मैनेज करो कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको एज सुन एज पॉसिबल, आप अगर 15 सेकंड में दे सकते हो आप उसे 15 सेकंड में दो। इस तरह से सॉल्व करो। मेरी टेक्निक ये होती थी कि शुरू आप करो इंग्लिश से, जी। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस इंग्लिश और केमिस्ट्री, इनमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती, आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर लो। बाकी आपके पास अगर आपने यहाँ पर टाइम बचा लिया अपना इंग्लिश और केमिस्ट्री में, तो आगे आपके पास आ जाएगा फिजिक्स और मैथ्स, जिनमें मोस्टली कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस होंगे और आप कर सकते हो।
तो वो आप बाद में फिर मतलब फिजिक्स और मैथ्स को आप एंड पे रखो, और इंग्लिश, केमिस्ट्री, इंटेलिजेंस के कोई क्वेश्चन है उनको शुरू में करके जितना टाइम उनमें से बचा सकते हो तो बचाओ, ताकि आपके पास बाकी जो आगे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस होंगे जिनमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, उनमें आपके पास टाइम बहुत तक है। अगर आप एक क्वेश्चन पे 2 मिनट भी लगा लो ना, तो आपको ये हो कि हमें पास टाइम है, मैं आराम से जी कर सकता हूँ। जी ठीक है। केमिस्ट्री आसान ही आती है यूजुअली नेक्स्ट के टेस्ट में। आसान ना भी हो, ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, बुक की तो लाइंस होती वो हैं। नहीं है उसमें, बुक की उसमें ये लाइन या होता है कि स्टेटमेंट्स होंगी तो वही आता अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, कोई आपने एक है। फजूल टाइम नहीं एग्जैक्टली, वेस्ट करना। तो एग्जैक्टली। अब ई कैट की डेट अनाउंस हो गई है परसों से, तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा। परेशान है कि 15-20 दिन रह गए हैं, तो कैसे तैयारी करें। और इस दफ़ा टेस्ट भी जो है वो कंप्यूटर बेस है, तो हम्म। पहली दफ़ा स्टूडेंट फेस अच्छा, करने जा रहे हैं। सही। तो हाँ, पहली बात ये है कि ना कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं ना, वो मतलब बच्चों का नया नया एक्सपीरियंस होता है, सही तरह समझ नहीं आती। पहली बात ये है कि इंस्ट्रक्शंस गौर से पढ़ना है सारी, सबने इंस्ट्रक्शंस गौर से पढ़नी है सारी। जो वहां पर इंस्ट्रक्टर भी कोई सामने आके मतलब आपको एक डेमो दिखाएंगे या कुछ करेंगे, तो वो गौर से देखना सुनना है। कई मरतबा ऐसा होता है कि मतलब बच्चे कुछ वो ध्यान से नहीं सुनते, बाद में पता है, जैसा फास्ट का टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड, जो उसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा बटन दबा दो तो आपकी स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो जाती है। जी बिल्कुल। ये मेरे साथ मसला हुआ था। तो ये है, गौर से सुनो ताकि ये आपको टाइम बचे, वहां पे उल्टा प्रेशर में आ। अच्छा, अगर 10 सेकंड के लिए भी स्क्रीन फ्रीज हो जाए ना, बंदा वैसे ही टेंशन में आ जाता है। तो ऐसे ही है। वो जो चीजें आती होती हैं वो भी जहन से निकलने लग जाती है। काम रहना है, कंपोज रहना है, और इंस्ट्रक्शंस गौर से सुननी है, और बस जो है फ्री होके ना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपकी नज़र में ई कैट या किसी भी एंटी टेस्ट में इंजीनियरिंग के अच्छे मार्क्स लेने के लिए को क्या फैक्टर, मतलब क्या चीज़ डिपेंड करती है। तैयारी तो एक अलहदा चीज़ है, वो तो बच्चे ने खुद करनी है, उसके अलावा टेस्ट में जाके कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है कि अच्छे मार्क्स आए। टेस्ट में जाके जो है ना, आपकी नर्व्स की गेम होती है। ठीक है, वहां पे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता होता है लेकिन उस तरह डिलीवर नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है, या तो वो प्रेशर में आ जाते हैं, या जो है वो जो है अपने एनवायरनमेंट के पे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत होते हैं, कम टाइम है, हर कोई रेस में लगा हुआ, दूसरों को देख के खुद अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, खुद कंपोज रहो, काम रहो, कोई मसला नहीं है। कोई ना कोई पहला एग्जाम है ना आखिरी एग्जाम है, तो बिल्कुल। कोई मसला नहीं है, इतना इजी सीन होता है। तो दिमाग पर खुद हावी नहीं होने देना किसी भी चीज को, प्रेशर में नहीं आना। तो इसी तरह से बस। असल में मसला यही होता है ना, बच्चे प्रेशर ले जाते हैं, वो कहते हैं अगर क्लियर ना हुआ तो एडमिशन नहीं होगा, साल वेस्ट हो जाएगा, ये वो इस तरह की बातें ज़हन में आती हैं, तो प्रेशराइज हो जाती है। तो नर्व्स पे कंट्रोल किस तरह करें, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको पता है एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन सामने आता है। अब अगर पहला ही हम्म। क्वेश्चन मुश्किल आ जाए तो बच्चा तो वहीं गिर जाएगा कि यार टेस्ट ही हाँ, मुश्किल है। ये वो पहला क्वेश्चन मुश्किल आ जाए तो हाँ, तो कोई मसला नहीं है, अगला क्वेश्चन कर लो। देखो, बच्चे आपने जो है, हाँ, बच्चे ये जज भी डरना बहुत यही जल्दी मसला है करते कि हैं ना। यही मसला है यहाँ पर, आपने जो है किसी चीज को ना हावी नहीं होने देना खुद पे। पहला क्वेश्चन जो है मुश्किल आ गया, कोई मसला नहीं है, अगला कर लो। पहले 10 मुश्किल आ गए, हो सकता है अगले 90 आसान हो। तो वही। कभी भी जो है, अब जो नहीं आता वो नहीं आता, वो वहां पे बैठ के तो तैयारी हो नहीं सकती। ठीक है, अब या तो अब नस्ट क्या है, नस्ट में कोई एमसीक्यू खाली छोड़ना, वो तो मतलब गुनाह है बेवकूफ़ी सबसे है। बड़ा। तो सही। हाँ, तो नहीं आता तुक्का मारो, आगे चलो, नहीं आता तुक्का मारो, आगे चलो। हो सकता है अगला आता हो, उससे अगला आता हो। तो ये, और ये भी नहीं है कि पहले 3-4 नहीं आते तो अगले बगैर पढ़ी तुक्के मारते जाने हैं। स्टेटमेंट पूरी पढ़नी है, जो है ध्यान देना है। और एक आधा मुश्किल आ भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, किसी के भी पूरे नंबर नहीं आज तक आए। बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ दफ़ा ऐसा देखा गया है कि एंटी टेस्ट के अंदर एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी किसी से भी नहीं होते, चाहे जितना मर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, और वो कहते हैं कि बच्चों को ना माइंड पे प्रेशर डालने के लिए बनाए जाते हैं। तो उनको बंदा फाइंड कैसे करे, और अगर वो मिल जाए तो उनको फिर बंदा कैसे हैंडल करे। तुक्का लगा के आगे चले जाएं या उन पे भी थोड़ा वर्किंग करें। डिपेंड्स देखो, सबसे पहले ना, अगर तो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, समझ ही नहीं आ रही, पता ही का पल्ले ही नहीं पड़ा है क्या चीज, और नस्ट का है टेस्ट, तो फिर तो तुक्का लगाओ, फिर तो जाहिर है, फिर भी 25% लोगों का तो ठीक होगा ही ना, जी बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी है। तो ये जोन से है, अगर मतलब आपको डाउट है कि या ये हो सकता है या ये हो सकता है, और जो आपको ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रही है वो आप कर लो। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग भी आप डर रहे हो कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग में अगर आपको बिल्कुल भी नहीं ना आता,
फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप छोड़ दो। अगर आप थोड़ा बहुत डाउट भी हो ना, थोड़ा बहुत डाउट है कि या ये ऑप्शन ठीक है या ये ठीक है, इन दो में से कोई एक ठीक है या ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि वो अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर उसकी 50% भी 50-50 है, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी बेहतर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ये है ना कि आपके 1 मार्क एक्स्ट्रा कटता है। लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस छोड़ दोगे, और प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना तो आपके छोड़ने से ज्यादा मार्क्स आएंगे, आप प्रोबेबिलिटी वाइज कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 50%, बाकी क्वेश्चन का तो 25% चांस होता है, लेकिन जिनमें आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है उनका 50% चांस है कि वो गलत होगा, 50% है कि वो ठीक होगा। तो वो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, और प्रोबेबिलिटी भी यही कहती है, कैलकुलेशंस भी मेरी यही कहती हैं कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। बिल्कुल। तो अब जिन बच्चों ने अगले साल ई-कैट देना है, अभी सेकंड ईयर में है जाहिर है वो, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अभी से तैयारी शुरू कर दें, या अगर एफएससी भी वो पढ़ रहे हैं, पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ साथ वो कैसे तैयारी करें कि ई-कैट की भी तैयारी उनकी साथ ही हो जाए? अच्छा, हाँ, असल में हमारा जो सिस्टम है ना, मतलब काफी खराब है। तो सीन ये होता है कि हम 9, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हम इस तरह से पढ़ते हैं, बुक खोलेंगे, बुक की जो लाइंस है वही पढ़नी है, वही बंद करनी है बुक, उसी के एक्सरसाइज के एंड पे जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में आ जाते हैं, आसान जिंदगी होती है, मसले हल हो जाते हैं सारे। फिर जब आते हैं ना एफएससी के पेपर देके बंदा फॉरेन एंट्री टेस्ट की तैयारी करने आते हैं, कहते हैं ये तो बुक में है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये फलाना ये वो वगैरह वगैरह, सब डर जाते हैं अचानक से। तो उसका आसान हल यही है कि जब आप एफएससी में क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो चीजों की सिर्फ किताब तक ना रहो, ठीक है, चीजों को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करो, ठीक है। और क्योंकि बुक्स मैंने जो एफएससी की हमारी है उनमें कुछ लिखा ही नहीं होता, मुझे समझ नहीं आती कि मतलब बंदा खुद पढ़ना भी चाहे तो वो नहीं समझ सकता। तो ये जो उनसे है, आप खुद थोड़ा सोचो समझो। एक मेरे भी ये हुआ था, मुझे तो खैर मेरे साथ एक लकी ये इंसिडेंट हो गया ना कि मुझे एक बुक मिल गई थी, किसी ने दे दी गिफ्ट, ई कैट की नहीं, मतलब वो एंट्री टेस्ट की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक थी। तो मैंने कुछ चैप्टर्स की इस तरह तैयारी की थी कि जब से वो चैप्टर एकेडमी में या कॉलेज में पढ़ा देते थे, और मैं जब उसकी तैयारी पूरी कर लेता था, फिर मैं वो एमसीक्यू अपनी पूरी तैयारी करके, ये नहीं है कि मैं तैयारी छोड़ दूं मैं एमसीक्यूज करने लग जाऊं, मैं पूरी तैयारी चैप्टर कवर करके मैं वो एमसीक्यूज करता था, और उनसे काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती रहती है साथ साथ ही। तो ये है कि आप अगर शुरू से प्रैक्टिस थोड़ी, तो चाहे आप ज्यादा टाइम ना दो, आधा घंटा 1 घंटा दे दो, हफ्ते में आधा घंटा दे दो, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आप करते रहोगे ना, तो उससे अब जब आप एफएससी करके फारिग होगे ना, आपके पास एक आइडिया होगा कि हाँ चीजें कैसे काम करती हैं, आप पे अचानक से एक प्रेशर नहीं आ जाएगा। इस मरतबा तो मतलब काफी टाइम मिला है बच्चों को ना तैयारी के लिए। हमारी मरतबा तो पेपर्स के तकरीबन 1.5 महीने बाद ही ई कैट हो गया था, तो वो बच्चे घबरा जाते हैं 1.5 महीने में। आप किस तरह अपने मतलब वो टोटली एक 180 डिग्री का टर्न आ जाता है आपके, आपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर, पहले एफएससी में लिखी लिखाई बातें याद कर लो, हो जाएगा मसला हल। यहाँ पे आपको उस तरह नहीं तैयारी वो मिलता है, उस तरह का मौका नहीं मिलता, और टाइम भी कम होता है। तो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा हो, साथ साथ करते रहो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। सही है। और ई कैट में टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इशू होता है बच्चों को। अच्छा, पेपर मुश्किल आसान होने से ना फर्क नहीं पड़ता, पेपर मुश्किल हो पेपर आसान हो उससे फर्क तो पड़ता ही नहीं है। 150 सीट्स हैं, वो बाद में भी 150 ही रहनी है। पेपर आसान होता तो तभी वो उन्हीं 150 बच्चों ने पोजीशन ले लेनी थी जिन्होंने के मार्क्स ज्यादा आने थे। पेपर मुश्किल होगा तभी टॉप 150 पोजीशंस वही होंगी। तो पेपर आसान मुश्किल होने से फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए आसान आपके लिए मुश्किल नहीं है, वो सबके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो पेपर अगर मुश्किल आ जाए तो ये घबराने वाली बात तो है नहीं, अच्छी बात है, सबके कम मार्क्स आएंगे। तो खैर पेपर मुश्किल हो तो घबराना नहीं होता, पहली बात। तो और बाकी जो उनसे ई कैट मुश्किल हो आसान हो, मेरा ख्याल है मतलब ज्यादातर आपके उस पर लक पे डिपेंड करता है, कभी मुश्किल आ जाता है कभी आसान आ जाता है। लेकिन मुश्किल आसान होने से आपके फ्यूचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, आपके अगर कम मार्क्स भी हैं तो सबके कम मार्क्स आए होंगे, इवेंचुअली आपका एडमिशन हो जाएगा। फिजिक्स के बारे में काफ़ी कहा जाता है कि फिजिक्स के काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट्स आती हैं और काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन होती हैं, एक ही क्वेश्चन में 4-5 इकट्ठे फार्मूले लग रहे होते हैं, तो उनको कैसे? अब ये इसका जो है, हाँ, इसका सबसे आसान हल ये है कि प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूँ जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए उतना आसान होता जाएगा। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, एक बुक का खत्म कर लिया अगली कर लो, उससे वो खत्म हो गया उससे अगली करो, मतलब प्रैक्टिस तो जितनी ज्यादा करें कम है।
तो जिस तरह आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपके मतलब फॉर्मूले आपके उसके अंदर रट जाएंगे। आपको आप वैल्यूज देखोगे, आपको फॉरन एक मतलब आपको टेबुलेट करने में आसानी होगी कि ये वैल्यूज दी हुई है, ये वैल्यूज मुझे निकालनी है, ये चीज ऐसे हो तो ऐसे निकलती है, ये ऐसे हो ऐसे निकलती है। आपकी फिंगर टिप्स पे चीजें सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो क्या आपको जो है वैल्यूज बताएं और आपको पता है पूछें, जो आपको पता हो कि मैं इस तरीके से चलना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, ये सब कुछ करना है, ये कैलकुलेशंस करनी है, तब मुझे ये जो है क्वांटिटी वो मिलेगी। तो ये है कि प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। अगर लंबी स्टेटमेंट है, सबके लिए लंबी है, कर वो लेगा जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, जिसकी प्रैक्टिस कम होगी वो स्टेटमेंट पढ़ता रह जाएगा, फिर उसको कैलकुलेशंस में टाइम लगेगा, फॉर्मूले ढूंढने में टाइम लगेगा। तो यही है, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। ठीक है। और अगर कोई स्टेटमेंट है वो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही और पता ही नहीं लग रहा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगना है, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं, तो उसको छोड़ दो, तुक्का लगा दें छोड़ या दो। खाली छोड़ दें? अगर तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही ना, इससे मैंने पहले कहा था कि अगर जी। बिल्कुल समझ नहीं आ रही और नाच का टेस्ट है, फिर तो जाहिर है, फिर तो तुक्का मारो ही मारो। और अगर ई कैट है तो छोड़ दो। अगर 50-50% चांस है कि यार ये ठीक हो या ये ठीक होगा, फिर अटेम्प्ट करो। अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रही, फिर छोड़ दो। ब्लाइंड गैस नहीं यानी लगाना, ई हाँ, कैट ब्लाइंड गेसिंग एनईटी में सही लगा कहते सकते हैं। ठीक हो गया। हैं। यूनिटी में तो सवाब का अच्छा। काम है ना, तो फिर हाँ, असल में उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं ना होती, तो उसमें ये एज मिल नेगेटिव जाता है मार्किंग। बच्चों को। अब अगर आप अनअटेम्प्ट छोड़ेंगे या गलत करेंगे तो ये इक्वल ही बात है वो एनईटी में। बिल्कुल। तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे की जाए, थोड़ा सा ब्रीफली उस बारे में बता दें। मतलब चारों का इंडिविजुअल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, जर्नल। केमिस्ट्री के जनरल कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश करो। रो पीरियड के ट्रेंड सब कुछ, बुक पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जो बुक की लाइंस है वो पढ़ो। आ, बाकी फिजिक्स और मैथ्स में तो मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशंस बेहतर होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशंस तेज होनी चाहिए। आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, आपने हाथ से कैलकुलेशंस करनी है, वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे ही आपके पास जो होंगी। मैथ्स तो आपको इसी तरह से, मैथ्स और फिजिक्स तो बिल्कुल प्रैक्टिस की गेम है। उसके अलावा फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको ध्यान से मेमोराइज करो, उनको पढ़ो, उनको समझने की कोशिश करो। और इंग्लिश के ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी मतलब कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं, वोकैबुलरी ऐसी चीज है वो मतलब 1.5 महीने में इम्प्रूव हो नहीं सकती। तो वो इंग्लिश जो है वो ज्यादातर आपको मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप 1.5 महीने में, जितना टाइम आपको मिला होगा उसमें कवर कर सकते हो। तो वो है, इंग्लिश की तैयारी करो, इंग्लिश के एमसीक्यूज देखो किस टाइप के आते हैं, किस तरह से आते हैं, अपनी टेंसेस स्ट्रॉन्ग करो, ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो। तो और इसी तरह से सही हो गया। और ई कैट के अंदर जो नर्व्स हैं उन पे कंट्रोल कैसे किया जाए? नहीं, ये टोटल कंट्रोल आप पे खुद पे है। इस पे मैं आपको समझाऊंगा, ये मैं आपको कुछ कहूंगा, मैं तो आपको ये कह सकता हूँ क्योंकि ना कि टेंशन नहीं लेनी। मेरे इसमें कहने वजह से ये, आप टेंशन, हाँ। इसमें वजह हम्म। असल में पता है क्या है, बच्चे ना टेस्ट को जज बहुत जल्दी करते हैं। वो पहले एमसीक्यू से ही, जैसे मैंने आपको पहले कहा है ना, वो पहले एमसीक्यू हम्म। से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि टेस्ट मुश्किल है या आसान है। तो इसी से फिर हम्म। उनके माइंड पे प्रेशर पड़ता है, वो पहले एमसीक्यू से ही जज कर लेते हैं, फिर आगे वो कहते हैं हमसे तो होना ही नहीं टेस्ट, चाहे उनकी जितनी मर्जी अच्छी तैयारी हो। तो इसका ऐसा ही है, तो यही है, क्या सोल्यूशन है? यही है कि इजी रहो। यही है कि मतलब इजी, जितना टेंशन लोगे उतनी टेंशन में आओगे, और टेंशन लेने से कुछ होगा तो नहीं, कोई फायदा तो होना है, टेंशन लेने से फायदा होता हो आपके मतलब एमसीक्यू ठीक होने लग जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। जितना टेंशन लोगे उतना ज्यादा और कंफ्यूज हो गया, आसान चीजें भी मुश्किल लगने लग जाएंगी, आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा और समझ कुछ भी नहीं आएगा। फिर एट द एंड जो है मतलब फायदा नहीं है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लियर करने के बाद एंट्री टेस्ट में आके जो है सिर्फ टेंशन की वजह से आपने जो है अपना पेपर खराब कर दिया, तो इसका तो फायदा है ही नहीं। पहली बात है, अपनी नर्व्स पे बिल्कुल कंट्रोल रखना है, ठंडे होके जाने कोई मसला नहीं है। पहले 15 भी गलत मुश्किल आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगले हो सकते हैं अगले 85 सही हो, तो डरना नहीं है बस, बाकी इजी थिंग है। सही है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बस ऐसे ही तैयारी की है, जैसे आपने पहले बताया, कुछ हमारा सिस्टम भी ऐसा रट्टा सिस्टम है। तो वो कहते हैं कि अब हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है नहीं, अब 10-15 दिन में कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो नहीं सकते, अब हम क्या करें? मैं यही कह रहा हूँ कि आप शुरू से जब एफएससी कर रहे हो ना, तो सिर्फ वो किताबों की लाइनों तक ना रहो, चीजों को समझने की, चाहे बाहर से ना पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि ये चीज हो रही है तो ये क्यों हो रही है। ठीक है,
आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन पे क्या, एक्सेलरेशन के क्या रोल प्ले कर रही है आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने में। थोड़ी बहुत चीजें बस थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना सोचते रहो तो मसले हल हो जाते हैं। मतलब आपको इस तरह, लेकिन अब आखिरी जब बिल्कुल 15 दिन पहले बिल्कुल वो चारों किताबें रटने समझने की कोशिश करोगे तो वो तो जाहिर है पॉसिबल टाइम है, उसमें जितना आप कर सकते हो वो करो। ठीक है, अच्छा चलें आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ स्पेशल टिप्स जो मतलब बच्चों ने तैयारी की हुई है अपनी तरफ से, वो पूरी सेटिस्फेक्शन है उसको कि मैंने तैयारी कर ली, अब वो टेस्ट देने जा रहा है टेस्ट वाले दिन, अब उसको आप क्या टिप्स देंगे कि वो अच्छे नंबर आ जाए उसको? अच्छा, टेस्ट से पहले तो बस यही नर्वस नहीं होना, ठीक है। एक चीज मुश्किल आ भी जाएगी तो कोई इशू नहीं है, वो सबके लिए मुश्किल होगी इजीली। मतलब बस जिस तरह क्वेश्चन आते जाओ, एक क्वेश्चन की बेस पे पूरे पेपर को जज नहीं करना। एक क्वेश्चन मुश्किल आया, हो सकता है अगले 99 आसान हो, तो आहिस्ता आहिस्ता बस पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, ध्यान से काम कंपोज रहना है, टाइम पे पूरा ध्यान रखना है। ये ना हो इतने भी सुकून में आ जाना कि टाइम खत्म हो जाए। टाइम पे ध्यान रखना है, हर चीज को अपने टाइम पे पूरा करने की कोशिश करनी है, और जो से है काम रहना है सबसे पहले, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक सबको। ठीक है, बाय द वे आपके एनईटी 1 और 3 में कितने मार्क्स थे? 1 में 148 थे और 3 में 162 थे। सही हो गई। नेक्स्ट को प्रेफर देखो करने की कोई खास वजह? देखो आपका एक एडमिशन हो रहा है अच्छी जगह पर। देखो मेरी बात सुनो, जब आपका एक जगह एडमिशन हो जाएगा ना, ठीक है, आप क्लास में जब बैठ जाओगे, ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी में आपका पहला दिन होगा, उसमें मेरिट नंबर 1 भी उसी क्लासरूम में बैठा होगा जिसमें मेरिट नंबर 155 भी उस क्लास में बैठा होगा, ठीक है। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, दोनों को ये कोई फर्क नहीं होगा कि अच्छा इसने कैट टॉप किया था तो अच्छा इसको हम प्रेफर करेंगे, टीचर उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर द एडमिशन सब भूल जाते हैं, किसी के मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, एफएससी में कितने मार्क्स हैं, सब भूल जाते हैं, तो ठीक है। तो बजाय इसके कि मेरा अच्छा मैं उस यूनिवर्सिटी में टॉप था, मुझे वहां पे जो है सारे जो है मेरी वाह वाह होगी, मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता हूँ बजाय इसके कि मैं नाच जाऊँ, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, मतलब वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप 40 बच्चों की क्लास में बैठे होगे, सबका अलग अलग मेरिट नंबर होगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, सबको एक ही टीचर पढ़ाएगा, एक ही क्लासरूम में बैठे होंगे, एक जैसे कॉन्सेप्ट सबको डिलीवर करेंगे। वहां पे भी फिर वही सीन है कि जो ज्यादा पढ़ेगा वही ज्यादा मार्क्स लेगा। ठीक है, फिर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और एंड पे आप अपनी तरफ से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें। यही कि बस कुछ नहीं, इजी सीन है। कोई मोटिवेशन वगैरह या कुछ भी जो है ना, मतलब किसी दूसरे बंदे के कहने पे ना, अगर आपको मोटिवेशन किसी दूसरे बंदे के कहने पे होती है, फिर यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है। लोगों पर ना रोके, कोई मुझे आगे मोटिवेट करेगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा, वरना मैंने तो नहीं पढ़ना। सेल्फ मोटिवेशन भी एक चीज होती है, खुद को खुद मोटिवेट करो। आप लोगों के पढ़ने से, आप लोगों की अच्छी जगह एडमिशन होने से किसी और को फायदा नहीं होगा, आपको खुद फायदा होगा। इवन आपके माँ बाप को भी नहीं होगा, वो आपके लिए इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली ये वो आप ही के लिए कर रहे हैं, आपका अपना फायदा है उसमें। तो अब खुद अपना काम करवाने के लिए किसी दूसरे का इंतजार क्यों कर रहे हो? मतलब खुद अपने आप को मोटिवेट करो, खुद जो है मेहनत करो, किसी के कहने पर ना करनी पड़े। अगर आपको कहकर कोई बंदा कहे कि पढ़ो यार, पढ़ने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो मसला ये नहीं है कि कोई कह नहीं रहा, मसला ये आप कर नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है। फिर इसमेत भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा एंड पे, वो ये है कि मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा किसी का इंटरव्यू लिया, तो अगर बीच में कोई मासूमाना सवाल हो तो आपसे भी माजरत, नहीं, आप सब लोगों से भी माजरत। लेकिन मेरा खुद पहला इंटरव्यू था। लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि जो टिप्स हसनत भाई ने दी हैं, अगर आप उन पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा।